अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा जी, आज हम इन क्लासिकल जो थ्योरी है उसके फ्रेमवर्क में रहते हुए इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन जो है उसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने कभी भी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की जो थ्योरी है उसको अपनी प्रॉपर फॉर्म में पेश नहीं किया, प्रेजेंट नहीं किया। हम उनके अजम्पशंस को यूज़ करते हुए और उनकी जो 3 बेसिक थेरीज़ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई, सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, इनको यूज़ करते हुए क्लासिकल फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं और उसमें उसकी वर्किंग का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम उसके अजम्पशंस को देखते हैं। पहला अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन। क्लासिकल अज्यूम्स परफेक्ट कंपटीशन इन एवरी मार्केट। ठीक है, चाहे वो गुड्स मार्केट हो, चाहे वो मनी मार्केट हो, चाहे वो लेबर मार्केट हो और चाहे वो क्रेडिट मार्केट हो, परफेक्ट कंपटीशन इज अज्यूम्ड इन एवरी मार्केट। दैट इज़ कि जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं दैट आर डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस मीट करती हैं वहाँ पे इकोनॉमिक जो वेरिएबल है वो डिटरमिन्ड हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, प्राइसेस हो, वेजेस हो, दैट आर ऑल फ्लेक्सिबल। यानी वेजेस, प्राइसेस, इंटरेस्ट रेट, दैट आर ऑल फ्लेक्सिबल। कि वेजेस जो हैं उनमें इजाफा भी हो सकता है और उनमें कमी भी हो सकती है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। प्राइसेस में भी इजाफा भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है। यानी जितने भी इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं दैट आर फ्लेक्सिबल। 2 कंक्लूजन्स हमें मिले हैं कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे डिटरमिन्ड होते हैं। दे आर डिटरमिन्ड बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड ऑल द इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर फ्लेक्सिबल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अच्छा जी, सेकेंड अजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल assumes that an economy always operates at full employment level, that there is no unemployment. Every person who is able to work and willing to work will eventually find a job at prevailing wage rate. यानी हर वो शख्स जो कि काम करने के काबिल है और काम करने का ख्वाहिशमंद है उसको सूटेबल जॉब जो है वो मिल जाती है एंड देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थर्ड है कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी इज़ गिवन। क्लासिकल अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट रन में कैपिटल स्टॉक और टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आती। यानी कैपिटल स्टॉक और टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज नहीं होते। फोर्थ है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज़ द प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट होते हैं, तो जो लेबर है वो फैसला करता है टोटल आउटपुट का। ठीक है, किसी भी जो कमोडिटी है उसकी प्रोडक्शन का इन्हिसार होगा यूनिट्स ऑफ लेबर पे। ठीक है, किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने यूनिट्स ऑफ लेबर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी उसकी आउटपुट ज़्यादा होगी और जितने यूनिट्स ऑफ लेबर हम कम यूज़ करेंगे उतनी ही उसकी आउटपुट कम होगी। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन है उसका इन्हिसार है लेबर पे। टीपी इज़ अ फंक्शन ऑफ लेबर ओनली। फिफ्थ है लेसेस फेयर इकोनॉमी। लेसेस फेयर इकोनॉमी का मतलब है नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। यानी जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को या इकोनॉमी को रेगुलेट नहीं करती। यानी जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं दे आर टेकन बाय द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड बाय द इनविजिबल हैंड। ठीक है, एडम स्मिथ का एक कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड का। इनविजिबल हैंड का मतलब है कि जो मोटिव है गेन कि जो मोटिव है पर्सनल गेन का वो इनविजिबल हैंड के तौर पे काम करता है। यानी इन्वेस्टर जो हैं वो अपने कैपिटल को वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेबर्स वहाँ पे काम करेंगे जहाँ से उनको ज़्यादा वेज रेट मिलेगा। कंज्यूमर्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ करेंगे जहाँ से उनको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक है, तो जो पर्सनल गेन का मोटिव है दैट प्लेज एन इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमिक डिसीजंस। ठीक है, फिर है 6 है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लासिकल अज्यूम करते हैं देयर इज़ क्लोज्ड इकोनॉमी, नो इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो ये थे बेसिक अजम्पशंस। अब हम बात करते हैं थेरीज़ के बारे में। 3 बेसिक थेरीज़ हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई एंड सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। अच्छा जी, अब हम इन थेरीज़ को
एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम्स की मदद से, ताकि आप बोर ना हो और टाइम की भी बचत हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस पे। अच्छा जी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस जो है इसका ताल्लुक है लेबर मार्केट से। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। रियल वेज रेट क्या है? रियल वेज रेट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ओवर पी। डब्ल्यू क्या है? नॉमिनल वेज, और पी क्या है? प्राइस लेवल। यानी अगर हम नॉमिनल वेज रेट को प्राइस लेवल से डिवाइड कर दें तो हमारे पास रियल वेज आ जाएगा। ठीक है, तो जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है विल डिपेंड ऑन रियल वेज रेट। ये हम देखते हैं। अच्छा जी, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है डब्ल्यू ओवर पी को, यानी रियल वेज रेट को, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है अमाउंट ऑफ लेबर को, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल को। ओ इज़ द ओरिजिन। अच्छा जी, जो सप्लाई ऑफ लेबर है दैट इज़ अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ वेज रेट, यानी जब वेज रेट ज़्यादा होगा तो लेबर आवर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और जब वेज रेट कम होगा तो लेबर आवर्स कम हो जाएंगे। यानी जब वेज रेट ज़्यादा होगा तो मज़दूर ज़्यादा घंटे काम करना पसंद करेंगे, और जब वेज रेट कम होगा तो मज़दूर जो है वो कम घंटे काम करना पसंद करेंगे। ठीक है, और जो डिमांड फॉर लेबर है वो नेगेटिव फंक्शन है वेज रेट का। अच्छा जी, जो डिमांड फॉर लेबर है दैट इज़ डन बाय ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर। जब वेज रेट ज़्यादा होता है तो प्रोड्यूसर्स के लिए लेबर को हायर करना एक्सपेंसिव होता है, इसलिए वो लेबर को कम डिमांड करते हैं, और जब वेज रेट कम होता है तो उनके लिए लेबर को हायर करना इजी होता है, इसलिए वो लेबर ज़्यादा डिमांड करते हैं। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर डिमांड एंड रियल वेज रेट। अच्छा जी, जहाँ पे एस एल एंड डी एल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम वेज रेट है वो डिटरमिन्ड हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे डब्ल्यू ओवर पी स्टेरिक, एंड एल स्टेरिक इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एल स्टेरिक क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अच्छा जी, ये वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जहाँ पे कोई बेरोज़गारी नहीं है, देयर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल द लेबर फोर्स इज़ एम्प्लॉयड। अब ये जो लेबर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ये हमें प्रोडक्शन लेवल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक और एक्सिस ड्रॉ करते हैं इसके बिल्कुल नीचे। वाई एक्सिस पे मैंने आउटपुट को लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने एम्प्लॉयमेंट लेवल को लिया है। इसी एम्प्लॉयमेंट लेवल को हम नीचे लेके आते हैं और ड्रॉ करते हैं हम अपना प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा जी, जैसे कि हमारे पास अजम्पशन था तीसरा और चौथा कि कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड लेबर द यूनिट्स ऑफ लेबर विल डिटरमिन द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो जब हम कैपिटल स्टॉक को और टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखते हुए यूनिट्स ऑफ लेबर में इजाफा करते हैं तो पहले क्या होता है? आउटपुट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, यानी हर अगला मज़दूर पिछले मज़दूर की निस्बत ज़्यादा पैदावार देता है। लेकिन जो हम एग्जिस्टिंग मशीन्स यानी कैपिटल स्टॉक और बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी के साथ हम ज़्यादा मज़दूरों को हायर करते जाते हैं तो एवरी एडिशनल लेबर जो है वो पिछले मज़दूर की निस्बत कम पैदावार देगा, यानी हर अगला मज़दूर पिछले मज़दूर की निस्बत कम पैदावार देगा। लेबर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और जो उसकी मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फॉल करेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे होल्ड करेगा। ठीक है, कि इसका मतलब है कि आपकी जो टोटल आउटपुट है उसमें इजाफा होगा,
ठीक है, लेकिन गिरती हुई शरह से, यानी हर अगला मज़दूर पिछले मज़दूर की निस्बत कम पैदावार देगा। ये देखिए मैं प्रोडक्शन फंक्शन बना रही हूँ जिसमें इजाफा हो रहा है आपकी प्रोडक्शन में, टोटल आउटपुट में, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट। अच्छा जी, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो है वो आपकी टोटल आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। इसके बाद आपकी आउटपुट में मज़ीद इजाफा पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, ये देखें, ये है टोटल प्रोडक्शन का कर्व है जिसमें यहाँ तक इंक्रीजिंग रेट से इजाफा होता है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इजाफा होता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो आपकी आउटपुट होती है दैट इज़ मैक्सिमम। इसके बाद टोटल जो आउटपुट है उसमें इजाफा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कर लिया गया है। ठीक है, यहाँ से हमें टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है, यानी टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी। वाइस्टेरिक जो है वो शो करता है टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये वो मैक्सिमम पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग एन इकोनॉमीज रिसोर्सेज। ठीक है, चूँकि उसके सारी टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर लिया गया है, कैपिटल स्टॉक को भी यूज़ कर लिया गया हुआ है, और जो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं दैट इज़ लेबर फोर्स वो भी फुली एम्प्लॉयड है। तो ये क्या है? मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कंट्रीज रिसोर्सेज। ठीक है, अच्छा, अब लेबर मार्केट से हमें मिला है प्रिवेलिंग वेज रेट या इक्विलिब्रियम वेज रेट, और जो इक्विलिब्रियम वेज रेट है उसने डिटरमिन किया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ने डिटरमिन किया है टोटल लेवल ऑफ आउटपुट को। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम जीडीपी नहीं कह सकते। जीडीपी इसको हम तब कहेंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस लेवल से। ठीक है, तो प्राइस लेवल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई को यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमारी सेकंड थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई। इसको अब हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई MV इज़ इक्वल टू PY। M क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इस मनी में करेंसी नोट भी हैं, सिक्के भी हैं, यानी आपकी इकोनॉमी के अंदर जितने भी करेंसी नोट और सिक्के मौजूद हैं उनको हम क्या कहेंगे? M। और V क्या है? V इज़ द वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, यानी जो एक यूनिट ऑफ मनी है वो एक साल के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस को फाइनेंस करता है या एक साल के अंदर कितने हाथों से गुजरता है। ठीक है, अगर हम मनी सप्लाई को टोटल मनी जो वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मनी सप्लाई आ जाएगी। तो अच्छा, मनी सप्लाई MV है और मनी डिमांड है PY। Y क्या है? टोटल लेवल ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ इकोनॉमीज यूजिंग एन इकोनॉमीज रिसोर्सेज, एंड P इज़ द प्राइस लेवल। ठीक है, ये मनी डिमांड को शो करता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको परचेज करने के लिए कितने मनी की हमें ज़रूरत है, यानी हाउ मच मनी इज़ डिमांडेड टू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो ये क्या है? मनी सप्लाई। मैं ब्लैक मार्कर से लिखती हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। अच्छा, ये क्या है? मनी सप्लाई, और ये क्या है? मनी डिमांड। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि शॉर्ट रन में जो वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन है और जो टोटल आउटपुट है वो फिक्स्ड होते हैं, उनमें तब्दीली नहीं आती, दैट दे आर कांस्टेंट। यानी जो वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन है ये डिपेंड करती है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स पे, हैबिट्स पे, जो कि शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती। और जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय प्रोडक्शन फंक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए ये भी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती। तो देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ा दें तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, और अगर मनी सप्लाई को कम कर दें तो प्राइस लेवल कम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि मनी इज़ ओनली अ यूनिट ऑफ एक्सचेंज, इट हैज़ नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी रियल वेरिएबल। यानी जो मनी है उसका किसी भी रियल वेरिएबल के ऊपर
कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम अगर दोबारा से इसी इक्वेशन को देखें तो मनी सप्लाई की जो मनी सप्लाई है दैट इज़ इक्वल टू MV, यानी अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस को मनी सप्लाई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, कि एक इकोनॉमी में शॉर्ट रन के अंदर या एक साल के अंदर कितनी दफ़ा मनी की मदद से गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदा और बेचा गया। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। तो ये क्या शो करेगा? एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये किसको शो करेगा? एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और इसी तरह अगर हम PY को देखें तो Y क्या है? टोटल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी, और P क्या है? इट्स प्राइस लेवल। तो ये शो करेगा नॉमिनल GDP को। नॉमिनल GDP क्या है? टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो ये शो करेगा एग्रीगेट सप्लाई को। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करते हुए अपना ये जो मनी मार्केट है उसको ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, मनी मार्केट को ड्रॉ करने के लिए मुझे इस एक्सिस पे Y चाहिए, इस एक्सिस पे मैंने P लिया है। अब इस एक्सिस पे Y को लेके आने के लिए हम क्या करेंगे? ये देखिए हमारे पास Y इधर Y एक्सिस पे है, ये है Y। ठीक है, इसको इस एक्सिस पे लेके आने के लिए या इसकी इस एक्सिस पे जो रेलेवेंट अमाउंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक (45 डिग्री की लाइन लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये वाई स्टेरिक वाले लाइन को कट करेगी वहाँ से हमें एक्स एक्सिस पे जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है या टोटल आउटपुट है वो मिल जाएगी। ठीक है, इसी को हम ऊपर वाले पैनल में ले जाएंगे, वाई स्टेरिक। ठीक है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एग्रीगेट सप्लाई को। ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू PY या मनी डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है दैट इज़ वर्टिकल, क्योंकि इट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द प्रोडक्शन फंक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो कैसा होगा उसको हम ड्रॉ करते हैं। दैट विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे हमें मिलेगा प्राइस लेवल, P स्टेरिक। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल है। अच्छा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो मनी सप्लाई को भी शो कर रहा है, MV, और एग्रीगेट डिमांड को भी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पैनल है, अगर मैं इस पैनल को 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको मैं 3 कहूँ, इसको मैं 4th कहूँ, तो ये जो 4th पैनल है ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम शो कर रहा है इन गुड्स मार्केट एंड इन मनी मार्केट, क्योंकि पॉइंट E पे मनी डिमांड इज़ इक्वल टू मनी सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, MV इज़ इक्वल टू PY। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है गुड्स मार्केट में भी और मनी मार्केट में भी। अच्छा जी, अब जो मनी मार्केट है उसने हमें इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल दिया है, यानी वाई स्टेरिक पे टोटल आउटपुट के कोरेस्पॉन्ड एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को डिटरमिन करते हैं प्राइस P लेवल पे। अगर हम P और Y को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाती है नॉमिनल GDP, जो कि बराबर है एग्रीगेट डिमांड के। अच्छा जी, अब हम जो थर्ड हमारा थ्योरी थी सेल्स लॉ ऑफ मार्केट, उसको ज़रा डिस्क्राइब करते हैं। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या कहता है? अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू सेल्स लॉ ऑफ मार्केट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी
जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाती हैं वो सारी की सारी सेल हो जाती हैं, कोई भी चीज़ बिन बिके नहीं रहती। इसलिए देयर आर नो चांसेस ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड नो चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अकॉर्डिंग टू JB से Y इज़ इक्वल टू C, यानी जितनी भी इनकम प्रोड्यूस की जाती है वो सारी की सारी कंज्यूम हो जाती है। लेकिन अगर हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सारी की सारी इनकम हम कंज्यूम नहीं करते, इसका कुछ हिस्सा हम सेव भी करते हैं, यानी Y इज़ इक्वल टू C+S। अच्छा, अगर हम सेव करेंगे तो गुड्स बिन बिके रह जाएंगी, वो सेल नहीं होंगी। इसकी क्या लॉजिक है? अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जो सेविंग्स हैं वो कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। सेव हम या तो करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या फ्यूचर के लिए, या फिर किसी मुश्किल सिचुएशन को डील करने के लिए। इन तीनों सिचुएशंस को अगर हम देखें तो सेविंग जो है वो कभी ना कभी एक्सपेंडिचर्स की और इन्वेस्टमेंट की जो शक्ल है वो इख्तियार कर लेती है। तो एक्सपेंडिचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टोटल जो इनकम है वो या तो कंज्यूमर गुड्स पे खर्च हो जाती है या फिर कैपिटल गुड्स पे खर्च हो जाती है, यानी Y इज़ इक्वल टू C+I। अगर हम दोनों इक्वेशंस में देखें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में, तो Y भी यही है, C भी है, यहाँ पे S विल बी इक्वल टू I। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। एट लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट सेविंग विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और इनको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट करता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, सेविंग जो है वो इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव फंक्शन है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव फंक्शन है। अच्छा जी, इसको अब हम शो करते हैं अपने ऊपर वाले पैनल में। अच्छा जी, ये मेरा Y एक्सिस है, और ये है मेरा X एक्सिस। X एक्सिस पे मैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को लूँगी और Y एक्सिस पे मैं लूँगी इंटरेस्ट रेट को। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सेविंग है वो इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव फंक्शन है। अच्छा जी, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो सेविंग ज़्यादा होगी, लेवल ऑफ सेविंग ज़्यादा होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लेवल ऑफ सेविंग कम होगा। ठीक है, और इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव फंक्शन है। क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होती है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, और जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई होती है और इन्वेस्टमेंट कम होती है। ठीक है, तो हाई इंटरेस्ट रेट इंडिकेट्स लो इन्वेस्टमेंट एंड लो इंटरेस्ट रेट इंडिकेट्स हाई इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, जहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों कर्व्स एक दूसरे को मीट करते हैं वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमिन होता है। आइस्टेरिक एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जो कि इंश्योर करता है इक्वलिटी ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस पे सेविंग इक्वल है इन्वेस्टमेंट की, और S इज इक्वल टू I, ये एक ऐसा लेवल है लोनेबल फंड्स का जिसमें सेविंग बराबर है इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, कि जितनी भी इकोनॉमी की सेविंग्स हैं वो इन्वेस्ट की जा चुकी हैं, और कोई भी जो कमोडिटी है या गुड है वो बिन बिके नहीं रही, तमाम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। ठीक है, सो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन। अच्छा जी, अगर हम इसको करें लेवल ऑफ आउटपुट के साथ, इसको हम कोरेस्पोंड कर दें, Y स्टेरिक टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी Y स्टेरिक पे S इज इक्वल टू I।
अच्छा जी, हम क्लासिकल मॉडल का दोबारा से एक दफ़ा जायज़ा लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्लीट क्लासिकल मॉडल। इसमें हमने यहाँ से शुरू किया लेबर मार्केट से। लेबर मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई वेयर इज डिमांड फॉर लेबर इज़ इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। W/P static is the equilibrium wage rate. L static is the level of full employment, and using its production function and level of full employment, we came to produce Y static amount of goods and services. ठीक है, that is the maximum possible amount of goods and services that can be produced using an economy's resources. ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया अच्छा जी, इसको प्राइसेस का रोल शामिल करने के लिए या इसको जीडीपी बनाने के लिए हमने मनी मार्केट को यूज़ किया टू डिटरमिन प्राइसेस। अच्छा जी, मनी मार्केट में हमें पता है कि जो सप्लाई ऑफ मनी है दैट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और जो डिमांड फॉर मनी है दैट इज़ इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो वर्टिकल है, क्योंकि जो पी वाई है दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो प्राइसेस हैज़ नो रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वाई स्टैरिक या नॉमिनल जीडीपी। सॉरी, नॉमिनल जीडीपी नहीं, रियल जीडीपी को डिटर्मिन करने में प्राइसेस का कोई रोल नहीं है। इसलिए जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है दैट इज़ वर्टिकल, और जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है दैट इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, क्योंकि अगर प्राइस लेवल में इजाफा होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस लेवल कम होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अच्छा जी, एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे मनी मार्केट और गुड्स मार्केट दोनों इक्विलिब्रियम में है। मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और पी स्टैरिक इज द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। ठीक है, पी स्टैरिक और वाई स्टैरिक का जो कम्बिनेशन है वो हमें बताता है नॉमिनल जीडीपी को, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। फिर जी हमने क्रेडिट मार्केट को इनकॉर्पोरेट किया, जिसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है उनके तवाज़ुन ने या उनके जो इंटरसेक्शन है सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर्व्स का, उसने हमें दिया इंटरेस्ट रेट, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर्व डिटर्मिन्स द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिसने रेगुलेट किया क्रेडिट मार्केट को, और सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एट द लेवल ऑफ वाई स्टैरिक, एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, लेबर डिमांड इज इक्वल टू लेबर सप्लाई। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमने अचीव किया है विदाउट इन्फ्लेशन। ठीक है, और क्योंकि मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई। ठीक है, तो दिस इज़ द होल वर्किंग ऑफ क्लासिकल मॉडल, कि कैसे जो डिमांड एंड सप्लाई है वो डिटरमिन करती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, इंटरेस्ट रेट को, वेज रेट को, प्राइसेस को। ठीक है, और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन फंक्शन डिटरमिन द रियल जीडीपी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो कंक्लूजन मिले हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसकी फोर्सेस डिटरमिन करती हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, चाहे वो वेज रेट हो, और चाहे वो प्राइसेस हो। और लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट या लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन फंक्शन बोथ डिटरमिन्स रियल जीडीपी। ठीक है, तो ये दो कंक्लूजन्स हैं जो कि हमने प्रूव किए हैं यूजिंग assumptions ऑफ क्लासिकल मॉडल एंड बेसिक थेरीज ऑफ क्लासिकल मॉडल। जी, अब दोबारा से इसको देखते हैं। जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस है दैट इंश्योर्स इक्विलिब्रियम इन लेबर मार्केट। ठीक है, जो क्वांटिटी थेरी ऑफ मनी सप्लाई है वो इंश्योर करती है इक्विलिब्रियम इन मनी मार्केट एंड आल्सो इन गुड्स मार्केट, एंड जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट है वो इंश्योर करता है इक्विलिब्रियम इन क्रेडिट मार्केट, दैट इज सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस इज़ द होल वर्किंग ऑफ क्लासिकल मॉडल एंड दिस इज़ द होल फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिकल मॉडल। अच्छा जी, मैं इसको क्रिटिसाइज़ बिल्कुल नहीं करूँगी, इसका क्रिटिसिज्म मैं अपने स्टूडेंट्स पे छोड़ती हूँ। डू क्रिटिसाइज़ क्लासिकल थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट,
फाइंड इट्स वीकनेसेस एंड टेल मी इट्स क्रिटिसिज्म इन कमेंट्स। ठीक है, कि हाउ यू क्रिटिसाइज द क्लासिकल theory of income and employment. And if you like my video, please like and subscribe my channel.